वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 29 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट कौन कौन से, उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो प्रश्न पीटी और मेंस के पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। लगातार प्रयास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा और निरंतर आप में सुधार के संभावनाएं देखने को मिलती है। और कुछ स्टूडेंट लगातार यह प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी सभी लोग मिलकर प्रयास कीजिए ताकि जो कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है उसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे। और देखिए, युक्ति आईएएस का ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत से टेस्ट आप लोगों को वहाँ अवेलेबल कराया जा रहा है। यूपीएससी का टेस्ट हो, स्टेट पीसीएस का टेस्ट हो, साथ ही साथ और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट वहाँ अवेलेबल है। दैनिक जागरण के की नोट्स आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा, जैसे अंडरलाइन जो पेपर होता है वो भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो की नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और जो भी सुविधाएं दी जा रही है युक्ति आईएएस के द्वारा वो आप उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे जो चीज़ें हैं उस पर, और आज आप लोगों को पता चलेगा इसका लाभ आप लोगों को किस रूप से मिल रहा है। क्योंकि लगातार आप लोगों को कुछ महीनों से मैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कर रहा हूं, उसमें जो आप लोगों को टॉपिक कवर किया जाता है ना, उसका बेनिफिशियरी किस रूप से है आज देखने को मिल जाएगा। देखिए, लगातार जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस हुआ उसमें देखिए टॉपिक आपको जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, धर्मांतरण के संदर्भ में लगातार 2-3 बार टॉपिक कवर किया गया है। तो जो पहले किया गया है, जो स्टूडेंट इसको कवर किए होंगे 9 सितंबर और 15 नवंबर के न्यूज एनालिसिस में, उनके की नोट्स तैयार होंगे होंगे तो आपको क्या करना, आज जो अपडेट हुआ है टॉपिक उसमें की पॉइंट जो ऐड होगा उसको शामिल कर लेना और आगे बढ़ जाना। ज़्यादा न्यूज़ पर समय नहीं गंवाना है। तो ये लगातार जब आप करिएगा तो ये देखने को मिलेगा, एक समय ऐसा आएगा कि टॉपिक जो पेपर में दिया हुआ है, जिस पर चर्चा हुआ है, अधिकतम टॉपिक आपका पहले ही कवर हो चुका है। तो आपके समय की जो बर्बादी पहले होती थी उसका बचत होगा और उसका आप कहीं और भी उपयोग कर सकेंगे। तो यह दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का आपको लाभ अब मिलना शुरू होगा। जो लगातार 1 महीने से कर रहे होंगे ना, 1 से 2 महीने से लगातार जो कर रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, उनको, जो नए बैच आए हैं उनके लिए बात की जा रही है। पहले वाले तो उनको लाभ ही लाभ मिल रहा होगा। तो सब्र के साथ आप न्यूज़ को देखते चलिए। जिस दिन आपको पहले के टॉपिक से टैली करने लगेगा उस दिन से आप पॉजिटिव, आपका सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर समय की है, जो समय की बचत होगी। और उस समय को क्या करना है, समय को अन्य सब्जेक्ट में यूज करना है। तो देखिए, आज धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मंत्रांतरण शामिल नहीं है केंद्र सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में आपको हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें आपको ये टॉपिक किससे कवर होगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से, धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार से ये शामिल होने वाला। और इस पर हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं 9 सितंबर और 15 नवंबर को। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, मंत्रांतरण क्या है, इससे संबंधित क्या क्या कानून है, किन किन राज्यों में धार्मिक मंत्रांतरण से संबंधित कानून बन चुका है, इसके क्या आयाम है, सभी पर चर्चा हो चुकी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया गया हलफनामा, उसके बारे में हम लोग बात करके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें बात की गई, कुछ कंडीशन की बात की गई है। तो यह युक्ति युक्त प्रतिबंध आपको शामिल हो जाएगा धार्मिक मंत्रांतरण में। तो याद रखिएगा, धोखा, लालच, दबाव में जबरदस्ती मंत्रांतरण के मामले आएंगे तो यह युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है केंद्र सरकार आपको धर्मांतरण के मामले में। तो 3 कंडीशन आप लोग याद रखिए, जिसमें यह नहीं होगा तो वहां पर धर्मांतरण लागू हो सकता है। धर्मांतरण के मामले समान रूप से लोग मान सकते हैं, परिवर्तन अपने धर्म में कर सकते हैं। पर
यह तीन कंडीशन अगर आ जाएगा ना तो आपको युक्ति युक्त प्रतिबंध के रूप में यह लागू हो जाएगा किसी मामले में, अगर यह तीनों कंडीशन आ जाता है तो। जैसे कोई मान लीजिए एक्स व्यक्ति वाई धर्म एक्स धर्म में से वाई धर्म में जाना चाहता है, तो यह तीन कंडीशन नहीं होना चाहिए उसके लिए। अगर ये तीन कंडीशन नहीं है तो वाई धर्म को वो मान सकता है, वाई धर्म कोई भी हो सकता है। अगर ये तीन कंडीशन से जाकर धर्म में मान रहा है तो यह धर्मांतरण की जो प्रक्रिया होगी अमान्य की प्रक्रिया मानी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। ऐसा हलफनामा यह दाखिल किया गया है। और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट को कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस मामले गंभीरता से अवगत और उचित कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को एक निश्चित धर्म में मंत्रांतरित करने के मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक कंडीशन देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि धोखाधड़ी, लालच या अन्य माध्यमों से किसी व्यक्ति का मंत्रांतरण कराया जाए। एकदम बिल्कुल सही ये बात इनके द्वारा बोली गई। धार्मिक स्वतंत्रता का बिल्कुल यह आशय नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष में या समुदाय में कि हम धोखाधड़ी, लालच या अन्य माध्यमों से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर कर उसे शामिल कर सकते हैं। इसका मामला आपको बिहार के एक जगह घटना हुआ, उसको मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, उसमें देखने को मिला है, जिसमें यह किया गया है ना कि किसी महादलित परिवार को, महादलित लोगों को ईसाई जो चर्च है वो पहले लालच देता है, बहुत से अनुग्रह राशि देती है, साथ में आपको यहाँ तक समझिए उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती है, और जो भी आपको अनुदान दिया जाता है, साथ ही साथ उनको कुछ मासिक अनुदान भी दिया जाता है, जो जिसके एवज में वो महादलित परिवार है ना ईसाई धर्म को कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको मानने लगते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में शामिल होने लगते हैं। तो जब यह बंद कर दिया जाता है ईसाई मिशनरियों के द्वारा इनको ये सुविधाएं देने के लिए, तो यह जो महादलित परिवार है वो इनके धर्म बैठकों में जाना मना करता है, जो प्रार्थनाएं होती है वहां जाना कम कर देते हैं। तो इसके बाद वह जो है ना, ये मामला उभर कर सामने आया आसपास के गाँव में। तो देखिए यहाँ बात यह समझने वाला, अगर यह महादलित परिवार अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो धर्मांतरण के मामले आएंगे, पर वह किसी अनुदान, किसी राशि, किसी भुगतान या जबरन जैसी स्थिति को कायम कर अगर इसे धर्मांतरण कराया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अमान्य होगा, अनैतिक होगा और अवैधानिक होगा। तो इस पर कार्रवाई की जाएगी इन मशीनरियों पर। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर सरकार का कहना भी है, समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए गैर कानूनी जबरन मंत्रांतरण रोकने के लिए कानूनी जरूरी है, और इसलिए पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है, अर्थात राज्य का यह विषय होता है। तो और 9 राज्यों में जबरन मंत्रांतरण रोकने के लिए कानून भी बनाए जा चुके हैं। तो पब्लिक ऑर्डर के संदर्भ में राज्य का विषय जो आपको समान नियम को लागू करना है वो राज्य लागू करे, इसके संदर्भ में केंद्र सरकार ये बातें बोल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनका भी यह सहमति जताई इस मामले में केंद्र सरकार जो हलफनामा जो दायर किया उसमें, और खतरा जो है वर्तमान में इस मामले में उस पर भी चिंता व्यक्त की है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला है कि पीठ ने कहा कि हम मंत्रांतरण के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जबरन मंत्रांतरण नहीं किया जा सकता। यह जो संवैधानिक पीठ बैठी हुई है उसको भी उनका भी मानना है कि यह बातें कि हम मंत्रांतरण के विरुद्ध नहीं है, कोई व्यक्ति मंत्रांतरण के विरुद्ध नहीं, न सरकार है, न व्यक्ति समाज है, न सरकार है, और न सरकार की एजेंसियां हैं, और न ही न्यायालय है। तो ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण को लेकर किसी में विवाद नहीं है। विवाद किसको लेकर है? विवाद इसके धर्मांतरण की प्रक्रिया और प्रकृति को लेकर है। तो प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, वर्तमान धर्मांतरण की प्रक्रिया कहीं न कहीं संदेहास्पद स्थिति को कायम करता है। तो संदेह की स्थिति क्या है? वही जबरन वाली स्थिति। तो इस पर आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के भेजिएगा। क्या वर्तमान धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं वो उनकी प्रकृति उन्मुख प्रक्रियाओं का द्योतक है या प्रकृति उन्मुख दोष को वर्णित करता है? तो आप इसके संदर्भ में आज आंसर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, या तो टेलीग्राम पर शेयर करिएगा इसका मेंस का। और ये शब्द होना चाहिए 150 से 200 शब्दों में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है।
पहले के जो न्यूज है आप लोग धर्मांतरण के संदर्भ में बातें जो की गई है उसको लिखना है, कुछ वाद आया था उस वाद को लिखना है और उसके बाद आज की चीज़ों को ऐड कर देना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसमें भाग लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहीं पर बहुत सी बातें की गई है जो पहले मैं बता चुका हूँ। 25, 26, 25, 26, 27, 25, 26, 27 और 28, 29, 30 यहाँ पर आप लोगों को चर्चा या 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए, 29, 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अधिकार दिए गए धार्मिक मामलों में उसकी चर्चा होती है। तो धर्मांतरण के मामले में 25, 26 की चर्चा होगी ना। तो इसका एक मूल्यवान अधिकार है और जो सभी व्यक्तियों को कार्यपालिका विधायिका को इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो सभी संबद्ध राज्य की एजेंसियों से आपको इसकी सुरक्षा करने का दायित्व दिया गया है 25 और 26 को। अब एक क्वेश्चन आप लोग पीटी फैक्ट के रूप में बताइएगा कि राज्य किसे कहते हैं, समान अर्थों में राज्य किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को चर्चा भी किया और अनुच्छेद जो 12 के तहत है, आर्टिकल 12 के तहत राज्य किसे कहा जाता है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि हम देख सके उसके संदर्भ में कुछ बातें। और 9 राज्यों में इससे संबंधित कानून बन चुका है जिनमें आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, इन राज्यों का नाम आप लोग पता मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें नई अपडेट हुए उसे आप लोग ऐड कर लीजिए, जिसमें बात यह कही गई है कि धोखे, लालच और दबाव में जो धर्मांतरण होगा, जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाएगा, वो अमान्य माना जाएगा। यह हलफनामे में बातें की गई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठा वो किस रूप से लेता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, और जो क्वेश्चन पूछा गया मेंस और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका उत्तर आप लोग सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए एक बात आप लोग समझिए, हम लोग जो वर्तमान भारतीय समाज है या विश्व का समाज है वो किस दौर से गुजर रहा है, बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है, जिसमें मानसिक व्यवहार है ना और हम सामाजिक व्यवहार में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। आफ्ताब का मामला हुआ नहीं समाप्त था तो एक बच्चे का मामला आ गया, बच्चे का मामला समाप्त नहीं हुआ तो देखिए एक बेटे के साथ मिलकर पति के कर दिए गए 10 टुकड़े। देखिए बताइए, अपने ही पति का 10 टुकड़ा कर दिया गया। हत्या कर देना समान प्रक्रिया में माना जाता है, ध्यान रखिएगा। किसी परिस्थितिवश किसी समस्यागत हत्या कर देना यह एक समान जुर्म के तहत आता है। किसी व्यक्ति विशेष के मानसिक विकार में यह शामिल किया जाता है। पर किसी व्यक्ति का हत्या निर्मम रूप से कर देना यह कहीं न कहीं बहुत से प्रश्नों को खड़ा करता है। क्या हमारा सोसाइटी इस स्थिति पर, इस स्तर पर पहुंच गया जहां पर हत्या जैसे मामलों को भी क्रूरतम से क्रूरतम स्थिति की ओर ले जा रहा है। दूसरा, हमारी संस्थाएं क्या सही रूप से काम नहीं कर पा रही, असर नहीं डाल पा रही उन अपराधी प्रवृत्ति को पर कि जिस पर इस प्रकार की घिनौनी या जघन्य अपराध भी करने से बचते हैं। वो या तो किसी के हत्या के मामले में हो या किसी बलात्कार के मामले में हो, किसी प्रकार इस प्रकार घटनाएं आपको अपहरण के मामले में हो। क्या हमारी संस्थाएं उस स्तर पर नहीं है जहां पर इन लोगों को डर या कानून का राज या कानून के शासन की जैसी स्थिति को कायम नहीं कर पा रहा है। तो बहुत से प्रश्न यहाँ उभार कर सामने आता है। इसी के साथ देखिए श्रद्धा के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो ओपन मीडिया पर यह बोल रहा था कि 35, 36 या 38 जितने भी टुकड़े कर सकता था वो कर सकता था, तो ये समान प्रक्रिया हत्या के दौरान ये मानी जाती। तो उस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जहां मैं नीचे दिखाता हूँ एक जगह, एक सेकंड वेट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं न्यूज पर चर्चा करूंगा। तो यह देखिए समझने वाला, आपको एथिक्स किताबों में पढ़ाया जाता है, धरातल पर नहीं है, उसे समझने वाला है। देखिए छूट कर आऊंगा फिर कर दूंगा ये जो घटना बात के कौन बचाएगा। देखिए जो जिहादी मानसिकता वाले जो है उसके संदर्भ में फेज की जिहादी मानसिकता किस रूप से हावी है वो समझने की जरूरत है, या उस व्यक्ति विशेष का हत्या के संदर्भ में किस प्रकार की मानसिकता डेवलप है ये समझने की जरूरत है। सरदा हत्याकांड में टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाला जिसे पुलिस ने पकड़ा था हाल ही में, आप लोग न्यूज में देखे होंगे,
लेकिन पकड़े जाने के बाद उसने किशोरी के पिता, अर्थात कहीं ऐसा मामला होगा जहां पर उसने किसी व्यक्ति विशेष को यह धमकी दी थी, थाने में देखकर फिर से उसे धमकाया उसके लड़की के पिता को और कहा कि छूट कर आऊंगा तो फिर देखता हूं कि कौन बचाएगा। यह लाइन ही कह देना एकमात्र प्रश्न को खड़ा कर देता हमारे सभी संस्थाओं के, वो पुलिस प्रशासन हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका जो कार्य कर रही है अपने क्षेत्र विशेष में और समाज में। तो यहाँ पर यह मानसिकता को समझने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति विशेष इस स्तर पर चला गया है कि खुले मंचों पर जाके बोलता है कि नहीं, हम किसी व्यक्तिगत 35-36 टुकड़े भी कर सकते हैं या समान हत्या में समान प्रक्रिया है। तो यह मानसिकता कहाँ से उभर रही है, यह गहन शोध का विषय है साइकोलॉजिस्ट के मामले में। जो हमें मनोविज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए शोध का विषय हो जाता है। और आपसे यह प्रश्न भी क्रिएट किया जाता है, ऐसा क्या कारण है जहां पर ऐसी मानसिकता उभरी है। तो इसके 2-3 कारण आपको समझना होगा। एक कारण यह है कि न्याय में देरी होना, न्याय की सक्रियता जो है वो बहुत ही नगण्य रूप से दिखना, और न्याय में कठोरता की स्थिति। बहुत ऐसे मामलों में मैं भी मानता हूं कि ऐसे जब भी मामले, सिस्टम को बहुत कठोर नीति अपनानी चाहिए। किसी प्रकार के मानवीय प्रवृत्ति देखिए, यह जो व्यक्ति का बयान है ना, न जाने कितने लोगों को और खड़ा कर देगा। यह मानने वाली, आपको समझने वाली बात है। इसके बयान मात्र से ही कितने ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सब बातें चलती है ना, जहां पर इस प्रकार के हत्या की वो पैरवी करते हैं या इस प्रकार की हिंसा की पैरवी करते हैं, उनको बल मिलता है। तो ये बहुत जरूरी, इसके प्राथमिक स्तर पे इसे दंड देने का, और ऐसा दंड देना कि आने वाले नस्लों की नजीर पेश हो। और यहाँ पर किसी प्रकार धर्म और आस्था का, धर्म से संबंधित जोड़कर मामले को देखने की जरूरत नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को उसके साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जिस तरह की तरीके से वो इस लायक है, समझिएगा। दूसरा कारण है हमारा सोशल मीडिया, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति को पैदा कर रहा है। देखिएगा, आज से जो 5 से 7 वर्ष पहले था, सोशल मीडिया के इस प्रकार के प्रभावों से मुक्त रहा करता था। हत्याएं होती थी, हत्याओं में अलग अलग संदर्भ देखने को मिला। ऐसा नहीं कि पहले सीरियल किलिंग नहीं होता था या इस प्रकार की चीजें नहीं होता था, पर अमूमन वो 5 से 10 सालों में एक प्रकार की ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी। जो निर्मम हत्या जैसी घटनाएं होती थी ना, वो बहुत 1000, 2000, 5000 केस में एक केस नजर आता था। पर अब सोशल मीडिया के व्यापकता ने, सोशल मीडिया के रिसोर्सेज ने यह घटनाओं को पुनरावृत्ति कर दिया। लगातार यह घटना हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन में एक आप ऐसी घटनाएं पूरे भारत में या विश्व में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाता होगा। साथ ही साथ पारिवारिक दबाव कहीं ना कहीं कम दिख रहा है इन सब मामलों में। बताइए, जिस परिवार में यह घटना घट रही होगी, यानी जिसका ये बच्चा होगा, बेटा होगा या तो उसके परिवार ने क्या इसका बहिष्कार किया है? क्या इस परिवार पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यही घटना किया जाएगा तो क्या यह परिवार मौन होगा? नहीं ना होगा। तो यहाँ पर सबसे, मैंने कभी आपको वो बताया था कि न्यायालय अंत में आता है, उससे पहले व्यक्ति का निर्माण हमारे परिवार में होता है। तो परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी मुद्दे को सुलझाने और संभालने के लिए। तो परिवार को भी, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसको भी सुदृढ़ होने की जरूरत है। बहुत ही बेहद स्तर सुदृढ़ होने की जरूरत है। यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक जो मान्यताओं के संदर्भ में जो बहिष्कार थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, जो मैं पहले आप लोग को बताया भी है, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की जरूरत है। अगर इस प्रकार के मानसिकता, देखिए अचानक तो मानसिकता नहीं आया होगा ना, समाज में रह रहा होगा, जिस समाज में रह रहा होगा वहां पर लगातार धीरे धीरे ये मानसिकता इसका डेवलप हुआ होगा। और यह मानसिकता जिस दिन डेवलप हुआ होगा, उस व्यक्ति, उस परिवार के द्वारा इसका विरोध किया गया, नहीं तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्यों ऐसा, उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। और काउंसलिंग किस रूप से होनी चाहिए? पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से, तीनों स्तर पर काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ऐसे लोगों का, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न के बराबर हो और उस पर हम प्राथमिक स्तर पर सुधार कर सके। तो ये सब जब मामले आए तो आपको अगर कभी प्रश्न पूछे तो ये सब चीजें कवर होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट है, आपको मैंने एक न्यूज बताया था, याद होगा, कि हमारे देश में या किसी देश में वाद होता है, प्रतिवाद होता है, पर संवाद नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना। अब घटना आफ्ताब वाला हो गया मामला, श्रद्धा जैन जो श्रद्धा कांड हो चुका है, उस पर निर्मम हत्याएं हो चुकी है। अब देखिए उसका प्रतिवाद हो रहा है। क्या हो रहा है प्रतिवाद? हिंदू सेना जो है वो हमला करती है और उसके 17 टुकड़े करने की प्रवृत्ति जैसी घटनाएं अंजाम देती है। तो यहाँ पर यह चीज समझना होगा कि वाद का जो रिफ्लेक्शन है प्रतिवाद होगा, पर प्रतिवाद को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, सिस्टम के पास ऐसे विकल्प है ही नहीं। जो बात मैं बोल रहा हूं आप समझिएगा। मैं आपको कभी वाद प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो यहाँ पर वह कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट तो लागू अमूमन हमारे समाज में होता है, हमारे आसपास के माहौल पर। संवाद अब कैसे कायम करेगा, यह कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यह कॉन्सेप्ट हमारे पास तब डेवलप होगा जब हम, क्या बताए अभी जस्ट अगले से जो उस मामले में मैं बताया, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से संवाद को डेवलप हम लोग जब तक नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मामलों में इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहेगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के व्यक्ति को आप 17 टुकड़े कर देते हैं, तो इसका प्रतिवाद भी फिर होगा। तो एक व्यापक रूप से क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम विवाद बढ़ेगा। अब मुस्लिम हिंदू विवाद बढ़े तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर हजारों व्यक्ति शामिल हो जाएगा, हजारों के बाद लाखों व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो देखिए संवाद कायम कर लेंगे तो ऐसी प्रथम परिस्थिति में ही घटनाएं कम होने लगेगी। तो हमको और हमें और सरकार को इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप ही करना होगा, नहीं तो बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और किसी भी जो इस प्रकार के जो मनोवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो लगातार इस प्रकार की घटनाओं को देंगे ही अंजाम। तो हमें हर स्तर पर जाकर सुधार करने की जरूरत है, नियम कानून को और सख्त करने की जरूरत है, प्रथम दृष्टिया ही समस्या सुलझाने की जरूरत है, न्याय में देरी जो होती है वो कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, सभी आयामों पर बात करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो बातें हो रही हैं हमारे आसपास कल। और एक मैंने कल एक वीडियो देखा था, इससे इंटरनल में बात करूंगा कि ऐसा टारगेट केवल हिंदू महिलाएं ही क्यों होती हैं। सबसे बड़ा सवाल देखने को मिलता है, मुस्लिम महिलाएं भी होती हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा घटनाएं नहीं घटी होगी, घटती है, पर यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ निर्मम हत्या के मामले क्यों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि मैं कल एक वीडियो, पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था, कोई यूट्यूब चैनल था, वो एक रिव्यू ले रहा था लोगों से इस मामले में। तो एक सवाल किसी बच्ची से पूछा गया, उसने बोला कि क्या हिंदू ने, पहले उनसे पूछा गया क्या भारतीय से विवाह करना चाहेंगे, तो प्रथम दृष्टिया ही वो नहीं कह देती है। फिर उनको प्रेशर देकर कहा जाता है नहीं, आपके पास विकल्प केवल भारतीय पुरुष ही है शादी करने के लिए। तो वो महिला बोलती है कि आपको उस तथ्य को समझने की जरूरत है, हिंदू हिंदू आपको लड़का है या मुस्लिम लड़का है, तो मुस्लिम लड़का तो शादी कर लेगी, शादी के लिए सोच सकती, पर हिंदू लड़का है तो किसी भी परिस्थिति में वो शादी नहीं करेगी। इसका मतलब यह हो सकता है, दो कारण मैं वहां पर समझा कि इसके मतलब इनके मानसिकता में यह डाला जा चुका है हिंदू उनके विरुद्ध है, यह हो सकता है ना, मानसिकता यही हो सकता है। तो यह किसी भी दृष्टि में या आपको हिंदू लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, एक यह मानसिकता हो सकता है। दूसरा, इनको यह सिखाया गया है कि यह गैर मजहबी है, तो यह हमारे धर्म के विरुद्ध एक जिहादी स्वरूप को, जो कॉन्सेप्ट है जिहादी कॉन्सेप्ट, जो नवीन उभर कर जिहाद को लेकर जो धर्म के मामले को जोड़कर लेकर आया गया है, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में घूम रहा होगा। तो ही तो हिंदू पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। अब हिंदू विवाह, अब मान लीजिए कितना भी बुरा मुस्लिम हो, मैं यहाँ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो बुरा है अच्छा है, यहाँ पर उस लड़की के मानसिकता की बात हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ इनके थ्योरी से यह आप मान के चलिए
कि अब मुस्लिम कितना भी बुरा होगा तो उससे एक बार विवाह करने के लिए वो सोच सकती है, और यह हिंदू कितना भी अच्छा व्यवहार करे इससे किसी भी सूरत में विवाह नहीं करना चाहती है। इस प्रकार की मानसिकता ही कहीं न कहीं समस्याओं को जन्म देती है। जब एक प्रथम दृष्टया है किसी को सही और किसी को गलत साबित कर दे। तो यहाँ समझने वाली बात है। तो रही बात हिंदू महिलाओं की, तो हिंदू महिलाओं को यह समझना होगा कि 18 उम्र के बाद आप स्वतंत्र हैं चीज़ों को समझने और सोचने और समझने के लिए। जब आप व्यक्ति विशेष स्वयं को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो श्रद्धा जैसी हत्याकांड आपके साथ होता रहेगा। यहाँ पर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, या इस प्रकार श्रद्धा जो घटनाक्रम में जो लिविंग रिलेशनशिप में जो प्रवृत्ति रह के वो हुआ है, मैं वो उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से लिविंग रिलेशनशिप वाले लोग हैं जो अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिल जाएंगे। पर आपको यह तय करना होगा कि हम किस हाथ में ज़्यादा सुरक्षित है, किनके साथ रहने पर ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं हर चीज़ों को करने और समझने के लिए ना। मानसिकता को डेवलप करना जो किया जा चुका है एक प्रोपेगेंडा के तहत कि हिंदू गैर इस्लामिक जो है कॉन्सेप्ट वो डेवलप किया जा चुका है। और केवल देखिए यह बात जानते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट और आगे एक न्यूज़ है वहाँ भी बताऊंगा आपको। इंडिया के है ना इस तरफ के ही इस प्रकार के जिहादी कॉन्सेप्ट वाला मिलेगा। इंडिया के इस बाहर की तरफ वाला जो इधर का मुसलमान है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया या इस प्रकार के कंबोडियाई क्षेत्रों में, जावा जैसे क्षेत्रों में जो मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार की कट्टरता वाली भावनाएं आपको डेवलप होती दिखे होंगे। आज तक कोई न्यूज़ में आप लोग सुनने को मिला होगा? नहीं मिला होगा। पर इस ओर से हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों से आप उधर चले जाइए पश्चिम की ओर, अरब खाड़ी देशों में चले जाइए तो धार्मिक कट्टरता कूट कूट के भरा हुआ है। और इस प्रकार के न जहाँ निर्मम हत्या के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या कारण है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा, अभी एक न्यूज़ है उस पर, इसलिए मैं ये बातें को इन सभी बातों को बोल रहा हूँ। कोई भी देखिए कॉन्सेप्ट है ना ऐसे ही नहीं आ जाता है। कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत से कारक होते हैं। अब इंडिया का जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आगे मैं भी न्यूज़ एनालिसिस में आपको दिखाऊँगा ये कॉन्सेप्ट क्यों है। चलिए, अब कॉलेजियम की सिफारिश में केंद्र सरकार करती है देरी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है। और देखिए इस पर कॉलेजियम पर मैंने न्यूज आप लोग को 11 नवंबर को चर्चा कर चुका हूँ। कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम संबंधित क्या वाद था जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप हुआ, न्यायिक नियुक्तियों में जो देरी हो रही किस कारण से हो रही, सभी पर मैंने चर्चा कर चुका हूँ उस दिन। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था, उसको असंवैधानिक किस रूप से घोषित किया गया, उसके आस्पेक्ट क्या थे, सभी पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो 11 नवंबर जो लोग व्यक्ति यह न्यूज़ नहीं देखे हैं, 11 नवंबर का प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। युक्तिया इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नया अपडेट है, जो स्टूडेंट कर चुके हैं बस उनको करना क्या है, जो अभी अपडेट हो रहा है उसको ऐड करते चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि जो कॉलेजियम का जो लिस्ट भेजा जाता है आप उसको अनुशंसा करने में देरी करते हैं। इसके संदर्भ में नाराजगी जताते हुए कहा कि यह के नियुक्ति के जो तरीके हैं को कैसे प्रभावी रूप से विफल करता है, ऐसे कैसे सिस्टम काम करेगा, इनका सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना है। उसी में सरकार के तीनों अंग जो हाल ही में जब विवाद बढ़ा था तो जो वित्त मंत्री कानून मंत्री उनके द्वारा ये बात की गई थी, सरकार तीनों अंग विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही है, संविधान के संतान, इसलिए आपस में लड़ने से क्या फायदा होगा, मिलजुल कर काम करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ये बात उतरती नजर नहीं आती है, बातें ये भर कर आई है। आपको लगातार आपको मामले देखने को मिल रहे होंगे ना, जो हमारे कानून मंत्री रिजिजू जी हैं उनके द्वारा बोला जाता है कॉलेजियम व्यवस्था में प्रश्न खड़ा किया जाता है, इधर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात कही जाती है सरकार अपने स्तर पर काम नहीं करती है। तो देखिए मेरा यह मानना है, अभी जो बातें मैं मानता हूँ इस संदर्भ में आगे मैं चर्चा करूंगा, पहले मामले को देख लेते हैं। 3 न्यायाधीशों की पीठ के समय सीमा तय की जिनके अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, इस टाइमलाइन का पालन न
पालन होना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है, लगता है सरकार जो सुप्रीम कोर्ट से एनएसडी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो मंजूर कर दिया था, नामंजूर कर दिया था, उससे नाराज है। इनका जस्टिस का यह कहना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये पहले बताइए कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ था, इससे संबंधित नियम कब हुआ था और इसे रद्द कब कब किया गया। तो आपको ये चीज़ बताना है ताकि आप इन सब चीज़ों को कमेंट सेक्शन में करते चलिए। तो इस पर पहले मैं चर्चा कर चुका, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मामला यही है कि सरकार कॉलेजियम पर सवाल उठाती है और न्यायालय कॉलेजियम के तहत जो रेकमेंड भेजती है न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए, उस पर सरकार जो देरी करे उस पर प्रश्न यह खड़ा करती है। तो बात यहाँ यह है ना कि दोनों के मामले अपने अपने जगह सही है। कॉलेजियम पर प्रश्न खड़ा किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है कि जिस पर वरिष्ठता का सिद्धांत लागू होता है, कहीं ना कहीं आपको अयोग्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो जाती है। और कुछ समय के लिए नियुक्ति होना भी एक न्याय के संदर्भ में कहीं ना कहीं देरी को दर्शाता है। देखिए, यह एक तरफा न्याय, एक तरफा राय हो सकता है, पर यह एक कारक तो है ही ना, यह चीज समझने की जरूरत। दूसरा बात, न्यायाधीश या न्यायालय यह बोल रहा है कि जो पैनल हम लोग भेजते हैं उसको नियुक्ति में जो देरी करती है, सिफारिश को मंजूर करने में देरी की जाती है, यह भी न्यायालय का जो प्रश्न है वो लाजमी है। और दोनों जगह अपने अपने सही हैं, दोनों स्थान पर अपने अपने जो प्रश्न ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, दोनों जगह दोनों स्थान पर ये दोनों जो संस्थाएं हैं सही है। पर अंत में नुकसान किसका, यह सोचने वाली बात है। आप सुप्रीम कोर्ट भी सही हैं, विधायिका भी सही है, अर्थात जो सरकार के अंग है वो भी सही है, पर इससे आपके दोनों के आपसी झंझटों में, आपसी जो विवाद है उसमें है ना, न्याय को है ना, न्याय के साथ अन्याय हो रहा है। यह कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इससे व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। तो जल्द से जल्द आप दोनों को बैठकर एक न्यूनतम न्यूनतम कार्यबल गठित करना होगा, और जिसके तहत हम जो कॉलेजियम की व्यवस्था में जो ड्रॉबैक है उसको सुधार कीजिए। और दूसरा, अब सरकार जो न्यायपालिका जो अनुशंसा भेजती है पैनल का, कॉलेजियम पैनल का, उस पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय मंजूरी दी और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली प्रक्रिया को डेवलप करना होगा। नहीं तो समय ऐसा आएगा ना कि न्यायालय को न्याय देने में ही देरी होने लगेगी। अर्थात आप साथ में आप एक चीज और जानते होंगे, जनहित याचिका जब PIL जब आया है, तब से न्यायालय में और मामले बढ़ गए हैं। तो हमें उन परिस्थितियों को सॉल्व करने की जरूरत है, न कि हमें इन परिस्थितियों की, न्यायालय का कार्य क्या है, कार्यपालिका का कार्य क्या है, या जो संस्थाओं का कार्य क्या है, उसको अंतर करने से बेहतर है कि हम उनमें न्यूनतम एक हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि दोनों के जो मामले अधिकार क्षेत्र है उसका हनन ना हो। ठीक ना, ये चीज हम लोगों को करने की जरूरत है। और आने वाले समय में देखिएगा इसी अनुरूप कार्य होगा, क्योंकि न्यायालय भी अपने जगह सही है और सरकार भी अपनी जगह सही है। और दोनों के बीच जब न्यूनतम कॉन्सेप्ट को हम लेकर आएंगे, न्यूनतम कार्यबल प्रणाली को डेवलप करेंगे, तो न्याय हमारा न्याय रूप दिखेगा। तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मामला था जो आपको 20 फाइलों का पूर्ण विचार करने के लिए कॉलेजियम जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित 20 फाइलों को पुनर्विचार विचार करने को कहा था, जिसमें क्या बोला गया कि सौरभ कृपाल जो फाइल में अधिवक्ता जो है शामिल है, जो खुद को समलैंगिक बता चुके हैं, और जो सूत्र पता नहीं पेपरों का क्या होता है, फिर भी मान के चलिए सिफारिश किए गए नामों में केंद्र ने इसकी कड़ी आपत्ति जताई है और 25 नवंबर से पहले कॉलेजियम को वापस कर दिया। और 20 मामलों में से कहा कि नए मामले, जबकि 9 मामले ऐसे हैं जो शीर्ष अदालत कॉलेजियम फिर से भेज दिया, तो पुनरावृत्ति कर दिया, तो सरकार उसे मानने से इनकार कर दिया है। तो देखिए कॉलेजियम में पुनरावृत्ति को डेवलप करना, अर्थात एक ही न्यायाधीश को बार बार एक बार प्रश्नगत कर दिया गया है, तो दूसरे बार बचा जाना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था जो पैनल है उसको बचना चाहिए कि जो सरकार एक बार जिस पर प्रश्न चिन्ह कर दिया है, तो उसके संदर्भ में कुछ और भी संक्षिप्त विवरण लेकर उसके बाद अनुशंसा करे या नहीं करे तो बचे, जिससे आपको मामले सही, नहीं तो ऐसे ही बार बार विवाद उत्पन्न होंगे और कहीं ना कहीं न्याय को देरी हो जाएगा। तो हमें समझने की जरूरत होगी क्या कि हम प्रक्रिया को ठीक करें,
क्या प्रक्रिया को ठीक करे। बाकी कॉलेजियम जो स्थापित प्रक्रिया वो कहीं न कहीं आपको एक प्रथम दृष्टया सही लगेगा। प्रक्रिया अगर सही कर दिया जाए तो सिस्टम सही होने लगता है। हम विषम खराब से खराब परिस्थितियों जो नियम कानून है उसमें भी बेहतर काम करने की क्षमता रखते हैं। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, प्रक्रिया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नियम कानून नए बना दिए जाएँ। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों मिलकर एक नया नियम लाती है, नियुक्ति के संदर्भ में। हम कागज़ पर तो बेहतर कर लेते हैं। मान लीजिए बहुत बेहतर जो वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था उससे भी बेहतर बहुत अच्छा हम कानून लाते हैं। इन दोनों के नज़रों में सभी की राय मानते हुए सरकार की भी राय मांगेंगे, उसमें न्यायालयों की भी राय मांगेंगे। पर उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया हम गलत करना शुरू कर देंगे, उसमें किसी प्रकार के आनाकानी या देर करने लगे तो क्या वो नया जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सही रहेगा? नहीं ना। अब मान लीजिए कॉलेजियम वर्तमान व्यवस्था है, वो कितना भी बुरा क्यों नहीं नजर आता है किसी को, सरकार को, या कितना भी दोष नजर नहीं आता है, पर हम ऐसा न्यूनतम कार्यबल डेवलप कर ले जिससे ये कॉलेजियम व्यवस्था की नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र हो जाए और 100% वास्तविक लगे, तो यह व्यवस्था भी सही हो जाएगा। तो हमको व्यवस्थाओं को बदलने से अधिक उसकी प्रक्रिया को बदलने पर बल देना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। अब कितनी संस्थाओं का कितनी चीज़ों को डेवलप कीजिएगा, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में नए नए नियम कानून, तो एक नया नियम लाकर और भी बोझिल क्यों करना, सिस्टम को और भी क्यों बोझिल बनाना। इससे अच्छा है कि कॉलेजियम व्यवस्था जो चल रही है उसको आप नए रूप से देते हुए नई प्रक्रियागत तीव्रता लाई जाए और सरकार इस संदर्भ में कार्य कर सकती है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस संदर्भ में काम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं यही बात बोल रहा था अभी, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ रंग लाएगी इंडोनेशिया और भारत की साझा कोशिश। इंडोनेशिया विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम देशों वाला कंट्री है, सभी लोग जानते हैं। फिर भी भारतीय संदर्भ में उनकी कट्टरता इस रूप से नहीं देखी जाती है जितना कि खाड़ी देशों या पाकिस्तान के मुस्लिम देशों में देखने को मिलता है। या भारत में कुछ ऐसे मुस्लिम वर्ग हैं जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। आप समझिएगा बात को। जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, जो देश है, उसमें ऐसी धार्मिक कट्टरता नहीं देखने को मिलती है। तो भारत सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना चाह रहा है और इंडोनेशिया सरकार भी, कि धार्मिक कट्टरता को लेकर जो चिंताएं भारत की है वहीं इंडोनेशिया की भी है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी हाल में धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके कारण अब दोनों देश ने बीच धार्मिक कट्टरता के खिलाफ व्यापक सहयोग को लेकर एक सहमति बनती दिख रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है और इंडोनेशिया के उनके समकक्ष उप प्रधानमंत्री मोहम्मद महफूद के बीच होने वाले द्विपक्षीय वार्ताओं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों के बीच वार्ताएं होंगी जिसमें बात होगी कि किस प्रकार से हम लोग धार्मिक कट्टरता को कम करने के लिए दोनों देश काम कर सकता है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है पश्चिमी कंट्री। देखिए मैं आपको अंडरलाइन भी किया हुआ, देखिए एक सेकंड में दिखा ही देता हूँ आपको, कहीं लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा वो लाइन है, अंडरलाइन भी किया हूँ। एक सेकंड। देखिए खाड़ी देश, यहाँ ये लाइन देखिएगा आप लोग। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट आया नहीं होगा ना, अब मैं बात बोल दूंगा तो आपको लगेगा नहीं किसी धर्म विशेष के खिलाफ आप बात बोल रहे हैं। मैं न्यूट्रल होकर चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है तो है, उसे आपको सुधार करने की जरूरत है। अब विश्व को है ना शांति की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अगर जितना आप शांत रखेंगे ना, हम लोग और भी विकास कर सकेंगे और भी चीज़ों को इनोवेट कर सकेंगे। और जो जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे खतरनाक समस्या है, अगर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जाए जल्द से जल्द ना, तो आप किसी भी कट्टरपंथा को बल क्यों नहीं देते हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या और भी विश्व का कोई धर्म पंथ हो, आप किसी भी कट्टरता को क्यों नहीं बल देते, किसी भी धार्मिक विचार को क्यों नहीं बढ़ावा देते, सब धरा का धरा रह जाएगा।
जिस दिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव घातक रूप से पृथ्वी पर दिखने लगेगा, उस दिन आप किसी भी धर्म का पैरोकारी नहीं बनिएगा, किसी भी कट्टरता का पैरोकार नहीं करिएगा। वो केवल अपने जीवन बचाने के लिए एक्सिस्ट करिएगा, अर्थात जीवन बचाने के लिए प्रयास कीजिएगा सभी देश मिलकर। आप विपदाओं में देखते हैं ना, कोई भी विपदा आता है, वो भूज का विपदा हो या अब इसमें हाल ही में हाल ही में जब भूकंप आया है विभिन्न देशों में, उसमें क्या किसी धर्म विशेष के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई ईसाई हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? वो कोरोना काल में रहा हो, ऐसा नहीं होता ना विपदाओं में। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसा गठजोड़ हम लोगों को डेवलप करना होगा विश्व के सभी पंथों को, धर्मों को, जिससे विश्व में है ना एक शांति कायम की जा सके। और इसके कायम होने के बाद हमारे पास जो समस्या, सबसे बृहद समस्या जो जलवायु परिवर्तन है, उस पर हम लोग काम कर सके, ऐसी मनोवृत्ति डेवलप करने की जरूरत है। और सरकारों को है ना, विभिन्न देशों की सरकारों को इस पर कदम भी उठाना चाहिए। ऐसा इस प्रकार के पैनल डेवलप करना चाहिए, इस प्रकार की एक संस्था डेवलप होनी चाहिए जिस पर इस दिशा में कार्य करे। नहीं तो कट्टरता है ना, कट्टरता बहुत सी समस्याओं को जन्म दे देता है। अब वो समस्या बहुत तरीके का हो सकता है, तो यह काम करने की जरूरत है। इसी में बात की गई इन दोनों देशों के बीच, दोनों देशों ने दुनिया में बढ़ते धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक आदर्श रणनीति पेश कर सकते हैं। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ, आपको यह समझने की जरूरत है कि दोनों देश के साथ और भी देशों को इसमें शामिल होना चाहिए और एक न्यूट्रल विश्व की कामना करनी चाहिए कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता मान सकते हैं, पर समाज, सोसाइटी और विश्व के लिए आपके आपकी जवाबदेहिता तय की जाएगी कि आपकी जवाबदेहिता क्या है। ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक कट्टरता के संदर्भ में आप केवल किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए पूरे विश्व के समुदाय को है ना, आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए। वो ईसाई का हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो या कोई अन्य पंथ का हो, यहाँ तीनों सभी के बाद अपने धर्म प्रचारकता के लिए, अपने धर्म वरिष्ठता के लिए सब समुदाय को एक कटघरे में खड़ा कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ऐसे मंच की आवश्यकता है। हम लोग तो रणनीतिक मंच बनाते हैं, सामरिक मंच बनाते हैं, सांस्कृतिक मंच बनाते हैं और इकोनॉमिकल मंच तो बनाते हैं, सैन्य मंच बनाते हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि धार्मिक कट्टरता जो बढ़ता जा रहा है विश्व में, अरे धार्मिक कट्टरता आज की समस्या नहीं है, ये प्राचीन समय से चलती आ रही समस्या है। इस पर कोई ऐसी संस्थाएं विश्व में कायम नहीं है जिसमें केवल विश्व शांति के लिए इन मुद्दों पर बात करता हो। तो यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है भारत इंडोनेशिया का। इन देशों, दोनों देशों ने जिम्मेदारी इसलिए भी है कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। फिर भी विश्व के अन्य देश जो खाड़ी देश है, वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा इंडिया, इंडोनेशिया और इंडिया दोनों जगह रहता है मुस्लिम, फिर भी अन्य देशों को धार्मिक पैरोकार बनना चाहता है, धार्मिक धर्म गुरु बनना चाहता है। जिसके बाद जनसंख्या ज़्यादा होगा, उस देश की मान्यताओं को आपको उस देश की प्रचलित मान्यताएं जो है मुस्लिमों की, वो मानने की जरूरत होगी ना, क्योंकि वो आपको अधिक तरीके से राह दिखा सकता है। यह समझने वाली बात होगी। पर हमारा भी मुस्लिम वर्ग ऐसा है कि वो खाड़ी देशों की कट्टरता को अनुसरण करता है। नहीं तो आईएसआई जो जैसी संस्थाओं में केरल से कैसे कोई व्यक्ति विशेष चला जाएगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। इन दोनों देशों ने इस्लाम की सोच और सामाजिक प्रथाओं के खाड़ी देशों के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। और यह बिल्कुल आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, यहाँ का इधर का जो मुस्लिम है और इधर का जो मुस्लिम है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। उनके वैचारिक रूप को समझने वाली बात है। तो यह भारत और इंडोनेशिया खाड़ी देशों के कट्टरवादी इस्लामिक व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित है। और ये कहीं ना कहीं जो कट्टरवादी जो प्रभाव है, वो आपको विश्व के लिए समस्या उत्पन्न करता है। और यह समझने की जरूरत है, व्यक्ति विशेष सभी को, यहाँ सभी वर्ग को यह समझने की जो समस्या कहाँ से है, उस पर समाधान ढूंढने की जरूरत है। इसी के संदर्भ में चीज़ें आपको समझनी होगी और एक न्यूट्रल रूप से आपका विचार होना चाहिए।
आप एक हिंदू हिंदू पंथ को मानने वाले व्यक्ति हो, आप मुस्लिम पंथ को मानने वाले व्यक्ति हो या ईसाई पंथ को मानने वाले व्यक्ति, तीनों तीनों को है ना एक न्यूट्रल व्यू रखने की जरूरत है कि नहीं। व्यक्ति विशेष सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, नहीं तो ज़्यादा आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम नेगेटिव बात करें। नेगेटिव बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है और आपको न आज न कल इस चीज़ों को समझना होगा। आपके सामने ये प्रश्न करेगा इंटरव्यू में या मेंस में ही प्रश्न पूछ देगा इससे संबंधित, तो आपको इसके लिए तैयार होना है ना। मेरा विरोध करके अगर मान लीजिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग सकता है, किसी बहुत से मुस्लिम भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बुरा लग सकता है, पर ये कॉन्सेप्ट है, आपको इस पर सामना करना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ सती प्रथा थी ना, तो हम लोग ने इसका सामना किया इस समस्या का। ये कितनी क्रूरता थी कि कभी किसी व्यक्ति विशेष, देखिए स्वेच्छा से कोई कर रहा है सती प्रथा तो उसकी मौलिक अधिकार है, वो उस तरह से सती प्रथा वो कर सकती है, इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं हो सकता। पर कोई व्यक्ति ऐसा भी, महिलाएं ऐसे भी थी युवा अवस्था में उसको जबरदस्ती सती कर दिया जाता, ये कितना क्रूरतम व्यवस्था था सोच सकते हैं। पर हमने उनका सामना किया और व्यवस्थाओं को सुधार करने की कोशिश की गई। और सती प्रथा आज देखते होंगे, सती प्रथा जैसा कोई नाम व्यवस्था हमारे हिंदू व्यवस्थाओं में रहा होगा, है अभी वर्तमान में। तो देखिए यह आपको समझना और सोचना होगा कि हम किन व्यवस्थाओं को रख सकते हैं, किन व्यवस्थाओं को कायम कर सकते हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और उसमें सभी मुस्लिम भाई लोगों का इंडिविजुअल योगदान होगा, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सा कॉन्सेप्ट है ना, आपको गलत भी समझाया जाता है ना, तो ये सब चीज़ें समझनी होगी और अपने जो सर्वोत्तम जो उपाय है उसको ढूंढने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नहीं तो फिलॉसफी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैं यही बात कर रहा था, जो जबरन धर्मांतरण का मामला था, जो बिहार के नौबतपुर प्रखंड में एक मामला है जिसमें प्रलोभन और लक्ष्य आधारित भुगतान का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें क्या बोला गया देखिए। 30 महादलित परिवार था जिसे ईसाई धर्म का मंत्रांतरण कराया गया। देखिए नॉर्मल मंत्रांतरण हो तो कोई इशू नहीं है कि उनका व्यक्तिगत महादलितों का परिवारों का यह राय रहा होगा कि चलिए हम धर्मांतरण कर लेते हैं और उसके लाभ हमको धर्मांतरण के बाद ईसाई धर्म के बाद जो लाभ मिलता है वो हमें मिलेगा और हम स्वेच्छा से धर्म का परिवर्तन करना चाहते, तो यह कहीं ना कहीं सही था। पर यह हुआ क्या इसके बीच में दिखाइए। जब लोगों में शौचालय, कंबल, मच्छरदानी इत्यादि के लाभ मिला तो चर्च आने लगे। चर्च जो प्रार्थना गृह होता वहां जाते थे ये लोग। चर्च से मिलने वाली सुविधाओं पर जब रोक लगी तो वे लोग रविवार को होने वाली प्रार्थना में सभा में आना बंद कर दिए। यहाँ दो कारण समझिएगा, या तो अति प्रलोभन दिया गया होगा लोगों को, जो महादलित परिवार को अति लोभन प्रलोभन दिया गया जिससे वो गए होंगे। दूसरा कि अंदर दिल तो हिंदू ही है, हिंदू में हिंदू वर्ग से महादलित भी हिंदू में आते थे, दिल तो अंदर से हिंदू है पर बाहरी रूप से आवरण दिखा रहे हैं ईसाई हम बन गए हैं। और जो ईसाई के द्वारा जो प्रलोभन लाभ दिया जा रहा है उसका आप ये परिवार लाभ उठा रहा है। तो यह भी मामला देखने को मिलता है, स्वैच्छिक आपको मंत्रांतरण ये हो रहा है। तो ये सब चीज़ें समझने की जरूरत होगी हमें कि हम सिस्टम को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब अधिक प्रलोभन दे देना भी, देखिए मासिक भुगतान भी दिया जाता था, अर्थात कुछ मशीनरियों के द्वारा उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे वेतन भी दिया जाता था जीवन यापन से संदर्भित। तो ये चीज़ समझने वाली बात होगी कि आपको जो ये सब मामले क्या है, जबरन धर्मांतरण के ही मामले हैं। 3 कॉन्सेप्ट आपको मैंने भी बताया ना, युक्ति प्रतिबंध, उसमें ये भी आता है, प्रलोभन दे रहे हैं, अति प्रलोभन दे रहे हैं जिसके लोभ में आकर आपको कोई धर्म विशेष का वर्ग आपको सब परिवार मंत्रांतरण के लिए मजबूर हो जाता है। तो यह भी मामला आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे देखिए रैगिंग का मामला आया, बहुत ही खतरनाक मामला है। एक उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पॉलिटी की क्लास में, नरसैंगिक न्याय का सिद्धांत मैंने बताया था, नरसैंगिक न्याय का सिद्धांत, इसका केस स्टडी आपको एक मिल गया। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से संबंधित एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए कहा कि अनुरोध के बावजूद
अगर न्याय सुनवाई नहीं किया जा रहा है तो यह नरसैंगिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने क्लास किया है नरसैंगिक न्याय क्या होता है। मैं लगातार इस पर चर्चा किया हूँ, नहीं तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दूंगा, नरसैंगिक न्याय क्या होता है। आप लोग से पहले मैं प्रश्न यह जानना चाहता हूँ इसका उत्तर, ताकि आप लोग से मैं देख सकूं कि आप लोग कितना रिकॉल याद रखते हैं। ये लगभग एक से 1.5 सप्ताह पहले मैंने इस पर चर्चा किया हूँ, तो आप लोग बिना कॉपी पेस्ट किए ही आंसर देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस वो सर्च हो जाता है। इसी के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आंसर लिखिएगा। सिस्टम हमारे पास होता है हम लोग पास, जिससे आपके किए गए सारे चोरी डकैती को हम लोग पकड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा ताकि बेहतर हो। देखिए एक मामला यहाँ डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में रैगिंग के छात्र के हालात गंभीर हो गए हैं। रैगिंग का मामला लगातार आता है, कहीं कहीं देखते इतना निर्मम रैगिंग के मामले आते हैं जिससे किसी व्यक्ति की जान पर बनाती है। उसी मामले में देखिए हुआ है कि असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र के रैगिंग का मामला सामने आया, जिसमें आपको क्या बेरहमी से प्रताड़ित किया, जिसके बाद छात्र खुद को बचाने के लिए छात्रावास की दूसरी मंजिल से छलांग लगा, जिसके बाद उसका रीढ़ का हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है और वो गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें देखिए 18 छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है और 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। घटना 26 नवंबर की है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री जो असम के हैं वो इस मामले में सीधे तौर पर देखते हैं और सभी दोषियों को पकड़ने का प्रयास जारी है, इससे बात की जाती है। यहाँ 2-3 बातें पहले समझिए तो की पॉइंट पर लोग चर्चा करेंगे। तो की पॉइंट में जो भी बातें की गई वो तो होगी ही होगी, पहले आप 2-3 पॉइंट आप समझ लीजिए। ऐसा क्या कारण है कि रैगिंग जैसी समस्याएं वर्तमान में भी हावी है? पहले ये प्रश्न आप समझिए, ढूंढिए इसका उत्तर। दूसरा कि क्या जो विश्वविद्यालय की संस्थाएं हैं वो क्या सक्षम नहीं है इस प्रकार के रैगिंग की घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए? क्या आप सरकार के अंग इसमें शामिल करना पड़ेगा जिससे यह समस्या समाप्त होगा? तीसरा, व्यक्तिगत रूप से छात्र कितना जवाबदेह है ये भी आपको समझना होगा कि मान लीजिए किस प्रकार के फूहड़ चीज़ों को डेवलप करा जिससे रैगिंग जैसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही होगी, और इस पर क्या सोशल मीडिया का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ये सब प्रश्न आपसे किया जा सकता है, रिलेटेड प्रश्नों को कवर किया जा सकता है यह रैगिंग के मामलों में। तो आप इन सभी प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। तो पहले समझिए कि रैगिंग होता क्या है। तो रैगिंग विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है यूजीसी, तो यूजीसी क्वेश्चन बताइए यूजीसी की स्थापना कब की और इसको कौन से कार्य करने होते, कौन कौन से कार्य करने होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यूजीसी उच्च न्यायालय या उच्च संस्था उच्च न्यायालय में बोल दिया, उस शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियमन 2009 में एक नियम लाती है, एक रेगुलेशन जारी करती है जिसके अनुसार रैगिंग का अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो उस मामले में रैगिंग को स्पष्ट किया गया क्या होता है। रैगिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति के समूह के में अपनी वरिष्ठता को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए आक्रामक व्यवहार को रैगिंग की संज्ञा में दी गई। अर्थात एक्स व्यक्ति या एक्स व्यक्तियों का समूह है, वाई व्यक्ति या वाई व्यक्तियों का समूह है। अब यह व्यक्ति वाई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर वर्चस्व या सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं तुम पर कुछ भी कर सकता। या वाई ग्रुप एक्स ग्रुप पे यही काम करता है। तो यह आक्रामक जो व्यवहार होगा ना, उसमें किसी प्रकार हिंसा हो सकता है, किसी प्रकार प्रताड़ना हो सकता है, कहीं ना कहीं रैगिंग के परिभाषा में आ जाता है। तो आप लोग एक्स वाई फैक्टर देख लीजिएगा। रैगिंग का एकमात्र कारण पुराने छात्रों द्वारा नव आगंतुक या नए जो आते हैं उस पर अपनी प्रभु सत्ता का एहसास दिलाना या सुप्रीमिटी का एहसास दिलाना कि हम सुपीरियर हैं, तुमसे सुपीरियर है, तुमसे सीनियर है तो सुपीरियर है, और उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मान लीजिए एक मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, सुपरमेटी का मतलब क्या होता है? ज्ञान में सुपरमेटी होना, बल में सुपरमेटी होना, या किसी प्रकार एक्टिविटी में सुपरमेटी होना, यही कॉन्सेप्ट होगा ना। अब मान लीजिए एक्स पुराना कोई व्यक्ति है और वाई कोई नया व्यक्ति आ रहा है,
एक्स समूह में मान लीजिए 5 व्यक्ति का समूह है और वाई समूह जो नए आ रहे हैं उसमें 5 व्यक्तियों का समूह है। अब 5 ये जो सीनियर होंगे, मान लीजिए सीनियर जो होंगे ज्ञान में कम होंगे, जो शारीरिक बनावट में कम होंगे, बल उनको कम होगा, सब एक लकड़ी वाले होंगे मान के चलिए, और लास्ट जो है एक्टिविटी में कम होंगे। और यहाँ पर ये जो वाई जो आ रहा है इसमें तीनों में सर्वश्रेष्ठ होंगे, ज्ञान में भी अधिक होंगे, एकदम बिहारी छात्र पहुंचेंगे वहां पर, एकदम रियल जो बिहारी है ना उस टाइप के, जहाँ बिहार यूपी के जो स्टूडेंट है रियल बिहारी स्टूडेंट जो होते हैं, जन्म से ही बिहारी स्टूडेंट होते हैं, उस टाइप के लोग अगर पहुंच जाते हैं। दूसरा कि शरीर से भी बलशाली, एकदम बॉडी बिल्डर होंगे, एकदम एक साथ 10 लड़कों को पकड़ के पटकने वाले जो कॉन्सेप्ट है, जिनके पास शारीरिक बल होगा उस टाइप के, और उनका एक्टिविटी भी सही होगा। तो क्या वो सुपरमेटी कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा? नहीं ना होगा। तो इसीलिए यह कॉन्सेप्ट होता है, लाया जाता है रैगिंग के संदर्भ में, कि हम तुम पर पहले ही हावी हो जाए, तुम जैसे ही नए अंदर आए हो या कैंपस के अंदर, मान लीजिए कैंपस है या दरवाजा है, यहाँ यूनिवर्सिटी है, इस कैंपस में जैसे आए हो ना, तो वहाँ पर तुम्हारा हम स्वागत इसी संदर्भ में करेंगे, तुमको पहले ही डरा देंगे, इतना डरा देंगे तुम में जो है ना इस प्रकार की एक्टिविटी कम हो जाए, और तुम हम पर ना आश्रित हो जाए हर मामले में। तो यह समस्या ही सबसे बड़ी जड़ है कि सुप्रीमेटी अर्थात जो प्रभुसत्ता कायम करना, उस पर हावी हो जाना ही रैगिंग का सबसे बड़ी समस्या है। रैगिंग के अंतर्गत किए जाने वाले अनेक कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हनन करता है, जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का बाधा उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 जहां जहां आएगा आपके लिए प्रश्न खड़ा कर देगा, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, वो मेंस में हो या इंटरव्यू में हो। अगर मान लीजिए यही अभी आज अभी इंटरव्यू होता है आपको, तो इंटरव्यू बोर्ड का पहला प्रश्न यही होता है कि आपने आज पेपर देखा है, पेपर में रैगिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उसके व्यवहारिक पक्ष तो आपसे पूछ लेता है उसमें क्या होना चाहिए। आप पूछ देता कि किस आर्टिकल का यह कि रैगिंग की व्यवस्था, जब रैगिंग होती है तो किस आर्टिकल को प्रभावित करता है, तो आपके पास आर्टिकल पता ही नहीं होगा, कैसे बताइएगा? तो बताना है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हनन करता है यह रैगिंग जो कॉन्सेप्ट है। जब अनुच्छेद 21 प्रभावी होगा तो राज्य की एजेंसियां सशक्त हो जाएगी काम करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष की रक्षा करने के लिए जिसको रैगिंग के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप देखते होंगे, डायरेक्ट देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर हावी हो गए हैं, मुख्यमंत्री आके जवाब दे रहे हैं ना, अब पूरी पुलिस एजेंसी आके काम करे, किसी व्यक्ति का प्राण और दैहिक सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान में, आपको बताया भी गया ना, किसी भी सूरत में 21 को लोप नहीं कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में लोप नहीं हो सकता है। बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार, उसको कुछ समय के लिए न्यून किया जा सकता, किसी समय के लिए लोप किया जा सकता है, किसी समय स्थगित किया जा सकता है, पर अनुच्छेद 21 को किसी भी सूरत में राष्ट्रपति या हमारे संस्थाओं द्वारा लोप नहीं किया जा सकता, उसे न नगण्य नहीं किया जा सकता, नहीं उसे समाप्त किया जा सकता। तो बताइए, जिस मामले में 21 जुड़ा हुआ कितना बड़ा आपको लिए प्रश्न खड़ा करे, कितनी बड़ी समस्याओं को लेकर आता होगा। इतना हल्के में मत लीजिएगा रैगिंग को, नहीं तो बस परिभाषाएं देते रह जाइएगा आप। अब मैंने आर्टिकल 21 को विस्तृत रूप से क्लास में समझाया है, पॉलिटी की क्लास में, तो उसे समझिए, उसके बैकग्राउंड को समझिएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है रैगिंग। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, राघवन समिति ने अपने रिपोर्ट में रैगिंग की गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखने की वकालत की थी। तो राघवन समिति को याद रखिएगा, रैगिंग को कितने गंभीर अपराधों में, केवल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा था, समान अपराध की श्रेणी में, एक गंभीर अपराध की श्रेणी में जिसमें हत्या जैसे मामले शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी होता है। तो आप लोग व्यक्ति विशेष जो है संभल जाइए। राज्य की एजेंसियां जब अपना डंडा चलाना शुरू करते हैं तो किसी कोने में नहीं बच पाइएगा। देखिए यहाँ पर 18 व्यक्ति जो छात्र हैं, अब इसको विश्वविद्यालय निष्कासित कर दिए ना, किसी भी विश्वविद्यालय में इनकी दाखिला तक नहीं होगी, इस पर मेमोरेंडम जारी हो चुका होगा। साथ ही साथ अगर इस पर न्यायिक प्रक्रिया का दबाव बढ़ता है तो ये फिर किसी भी परिस्थिति में अन्य काम करने लायक नहीं होंगे, इतनी क्रूर आपको इन सब घटनाओं से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, फूहड़ की राजनीति, फूहड़ की जो कॉन्सेप्ट है, फूहड़ जीवन, हर चीज़ को मजाक से लेकर चलना, मजाक मजाक में बातों को
को किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ रैगिंग कर देना, मज़ाक-मज़ाक में किसी को कुछ बोल देना, ये कहीं न कहीं आपके जीवन जो भविष्य में जो आप जीवन बनाना चाहते हो उसके लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। मज़ाक कीजिए, एक लिमिट होता है, उसकी और भी चीज़ों को करिए, सभी की सीमा निर्धारित बहुत होना ज़रूरी है। ये चीज़ समझना चाहिए और मैं भी इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करता हूँ कि नहीं इस प्रकार की जो घटनाएँ होती फूहड़ तरीके के, वो एक मॉडर्न हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, कुछ मॉडर्न नहीं होता है, आपकी फुहड़गिरी ये सब है। उसको सरकार की सारी एजेंसियों को सख्त होकर काम करना चाहिए। इन छात्रों के साथ ऐसी न देखिए मैं हमेशा नज़ीर है ना नज़ीर नज़ीर पेश करने वाले मामलों को लेकर आता हूँ। इससे होता है क्या देखिए इस प्रकार की घटनाओं से ना अगर नहीं एक्शन लेगा तो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र है ना इस प्रकार की प्रवृत्ति डेवलप कर दें। कितना भी नियम कानून बना लीजिए आप अभी हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ लगता है वहाँ मारपीट होता है जंक्शन और उसके आसपास का जो हॉस्टल है। तो ऐसी क्या परिस्थिति है? आपको इस पर सोचना होगा। इतनी राज्य की एजेंसियों से बड़ी शक्तियाँ हो गई कि विश्वविद्यालय जैसे क्षेत्रों में राजनीति का अखाड़ा बना दिया, खूनी अखाड़ा बना दिया जाता है। कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में, प्रक्रियाओं में दोष है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो जो बच्चे अभी आए हैं, जिनको कुछ सीखना है बौद्धिक रूप से, वो मानसिक रूप से उनका उम, इस प्रकार के अपराधों में कैसे मिल जाता है? या तो पुराने लोग उसको मोटिवेट करते होंगे या तो उस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों का ही एडमिशन हो जाता हो तो उसे प्रशासन को प्रक्रियागत सुधार करने की ज़रूरत है। अब रैगिंग का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। और यह हर यूनिवर्सिटी का है। गुटबाजियाँ जो होती है ना, 2 गुटों में बँट जाना विश्वविद्यालय में और दोनों असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रसारित होना, राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रेरित होना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं न कहीं भविष्य को खराब करता है। अब 17 जो 18 छात्र हैं, वो तो अब समझेंगे ना भविष्य में कि आप किस कारण से रैगिंग किए, वो तो वही लोग बता सकेंगे ना। तो इस पर जाँच प्रक्रिया चल रही है, हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं। अब देखिए प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्र जो आँखों के सं तो यहाँ क्या मैं लिख दिया हूँ? अच्छा आँखों अच्छा थोड़ा लॉजिकली लिख दिया है। प्रत्येक छात्र जो है आँखों में समंदर का भविष्य कल्पना किए कॉलेज के दहलीज पर कदम रखते हैं। रैगिंग जैसे दुष्प्रभाव के गंभीर मानसिक तनाव, अवसाद और शारीरिक विकृति से ग्रस्त हो जाते हैं और परिणति उनकी हत्या हो जाती है। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है, बहुत से छात्र अपने आँखों में सपने लिए आते हैं कॉलेज कि हम भविष्य में ये काम करेंगे। कुछ निर्धारित इच्छाएँ, सपने होते हैं। उसको रैगिंग जैसे कॉन्सेप्ट है ना, उसे क्या करता है मानसिक तनाव में भेज देता है, अवसाद और शारीरिक विकृति उत्पन्न करता है। बताइए इस व्यक्ति का रीढ़ का हड्डी टूट गया, अब बताइए कभी जीवन में परफेक्ट हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। उसमें कोई न कोई दोष रहेगा और उसको जीवन भर ये चीज़ें याद रहेंगी। जीवन भर ये चीज़ें याद रहेगी मेरे साथ ऐसी स्थिति हुई थी। अब वो मानसिक तनाव अवसाद की जीवन जीने को मजबूर हो जाएगा। तो ये किसी के फूहड़पन जैसे कृत्य के लिए कोई व्यक्ति विशेष जीवन भर उस दंश को झेलेगा और अवसाद सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। क्योंकि मैंने भी इसे किसी वक़्त झेला हूँ, किस प्रकार से यह अवसाद तनाव आपके जीवन को प्रभावित करता है, उसका एग्ज़ाम्पल अभी तक आपको नज़र आ रहा होगा। कि मैं लगातार असफल हो रहा हूँ, कहीं न कहीं। जब समय था जब समय था कुछ करने का उस समय मैं अवसाद के दौर से गुज़र रहा था। ये कहीं न कहीं देखिए होता है क्या है, कि आप ना चाहते हुए उन परिस्थितियों को अपने रूप में और ये देखिए आपको कह देने मात्र से न अवसाद नाम का चीज़ होता नहीं है। जो इसको झेलता है वही जानता है कि अवसाद होता क्या है। ठीक ना? तो आप इन सब चीज़ों से बचिए और बेहतर एक समाज निर्माण के लिए काम कीजिए। कॉलेज में रैगिंग कुछ सबसे लोकप्रिय रूप है, जैसे ड्रेस कोड के लिए रैगिंग ड्रेस को लेकर रैगिंग होता है, मौखिक यातनाएँ दी जाती है, औपचारिक अर्थात परिचय लिया जाता है किसी प्रकार से। यौन शोषण आपको किया जाता है, छात्रावास में रैगिंग होता है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग आपको कराया जाता है। आंकड़े अब क्या कहते हैं ये आप लोग देख लीजिए। भारत के शैक्षणिक जो है संस्थान है, उसमें रैगिंग के 75% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2013 के बाद सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। वृद्धि लगातार नियम भी बना है 2009 में, फिर भी रैगिंग के स्तर देखिए हालिया कुछ वर्षों में रैगिंग के मामले नहीं हुए हैं, पर आपको आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसको आपको समझना होगा। गुजरात में 2016 की तुलना में 2017 में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। ध्यान रखिएगा
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के मामले की संख्या दुगनी हो गई है 2016 के बाद। रैगिंग के रोकथाम के लिए आपको क्या किया जाना चाहिए। देखिए, रैगिंग के लिए रोकथाम के लिए अब तक 2 ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं। थ्री एयर जो 3 एयर है, आपको सॉरी यार कुछ और ही टाइप हो गया, फैसले आ चुके हैं। पहला है तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम केरल राज्य फ्रेशर्स रैगिंग का मामला आया था। विश्व जागृति मिशन बनाम केंद्र सरकार का मामला आया था, वाद आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको ध्यान रखना है, कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए रैगिंग को रोकने के लिए कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को व्यापक दिशा निर्देश दिया है। तो अनुच्छेद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 142 क्या है। इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर इसका दे दीजिएगा। और मैं सभी का रिव्यू करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगता होगा कि सर क्वेश्चन दे देते हैं जो उससे देखते या नहीं देखते हैं। मैं सभी का रिव्यू करता हूँ, जितने लोग यहाँ भेजते हैं आंसर, सभी लोगों का मैं रिव्यू करता हूँ। जिनका अगर उत्तर लगता है गलत है तो उनको मैं बोल देता हूँ सुधार करने की, नहीं तो आपको टिक नज़र आता होगा किया हुआ ना, टिक वो हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं सभी का जो क्वेश्चन आता है रिव्यू करता हूँ, इसलिए आप लोग पर्सनली आप लोग भेजिए ताकि हम लोग इन सब चीज़ों को देख सकें कि चीज़ें जो पढ़ रहे पढ़ाई जा रही है उसका असर आप लोगों के जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे का अंकुश लगाने यूजीसी विनियमन या रेगुलेशन 2009 याद रखिएगा, 2009 जो इस पर मैंने अभी चर्चा किया हूँ। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की है। रैगिंग या उकसाने या हर एक घटना को संस्था प्राथमिकी दर्ज करने का दायित्व दिया गया है आईपीसी की धारा के तहत। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ रैगिंग के संदर्भ में जो बातें की गई हैं आप उसको आर्टिकल 21 के संदर्भ में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों इतना जरूरी है रैगिंग के मामले में कदम उठाने की, और लगातार वृद्धि जो हो रही है मामले उसको अंकुश लगाने के लिए कितने जवाबदेह होने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। 1 घंटा हो चुका है। देखिए आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, इस पर मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। ऐतिहासिक वर्णन किया गया है इतिहास में इनके योगदान का, तो ऐतिहासिक रूप से आपको ये देख लेना, सभी अंडरलाइन कर दिया गया। पेपर आपको ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाता है अंडरलाइन पेपर, तो जिन्होंने अभी तक पैक को परचेज नहीं किया वो परचेज सबसे पहले कीजिए। इसका की नोट्स आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर आराम से देख सकते हैं पेपर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं, बस केवल क्या है, इस पर कुछ रिसर्च नहीं करना है। पहले जो आपको डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज है उसमें इनकी चर्चा की जा चुकी है, और इसका ऐतिहासिक जो पक्ष है कैसे वो इस स्थिति की ओर आए जब मुगलों की सेनाओं को इन्होंने हराया, तो उसके संदर्भ में पूरा ऐतिहासिक व्याख्यान है, तो इसे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यह कोई आम व्यक्ति नहीं, ये पहले आपको पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और हमारी संस्कृति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह लेखक जो है उत्तर प्रदेश और असम के प्रकाश सिंह, इनके द्वारा लिखा गया, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, देख लीजिएगा। और ये ऐतिहासिक वर्णन है, कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा, तो आप इन दो चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ई वाहन बढ़ने से ऑटो पार्ट्स उद्योग चिंतित है, तो इसमें कुछ बातें की गई हैं। देखिए इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। एक्चुअली इसमें कुछ PIL जो योजना है उससे प्लस GST की सरकार की योजनाएं हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। और ई वाहन जो सेक्टर है कैसे ऑटो पार्ट उद्योग को प्रभावित करा, उसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे। फिलहाल आप लोग को यह जानना है कि सरकार की अपेक्षाएं क्या है। GST 28% से घटाकर 12% किया जाए, ये बजट में आ सकता है मामला, ये देखने ऑटो पार्ट्स उद्योग सिमट जाएगा। अगर देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ने से ऑटो पार्ट्स निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीर गहरी हो रही है। उनका मानना है कि ई वाहनों के आने से ऑटो पार्ट्स उद्योग सिमट जाएगा, क्योंकि मौजूदा वाहनों इंजन के 2000 से अधिक मूविंग पार्ट्स लगते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि ई वाहनों में 20 से अधिक मूविंग पार्ट्स लगते हैं। तो देखिए सीमित हो जाएगा यह क्षेत्र। इसके बाद आपको क्या, आधुनिक वाहनों उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जे आने से वैकल्पिक बाजार में लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में ऑटो पार्ट्स उद्योगों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है। पंजाब में ऑटो पार्ट्स उद्योग से जुड़ी 2000 से अधिक इकाइयां और उनके वार्षिक 10,000 से अधिक कारोबार हो रहा है। कहीं ना कहीं चुनौती लेकर आएगा यह। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के जो पार्ट्स में कमी आती है उसमें आपको समझने की जरूरत है। इसमें 25% अधिक पार्ट चीन से आयात होते हैं
और जबकि 60% से अधिक आयोट एसोसिएट आपको विदेश से आ रहे हैं, एसेसरीज जो होते हैं वो विदेश से आ रहे हैं। कीमत की प्रतिस्पर्धा स्थानीय उद्योग को टिक नहीं पा रहे, तो ये सब समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात होगी, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ एक आंकड़ा दिया गया, हम देश में ऑटो उपकरण का निर्यात स्थिति, उद्योग की स्थिति क्या है। 57 अरब डॉलर के आसपास घरेलू उद्योग ऑटो उपकरण का उद्योग कुल कारोबार का है। 7.1% हिस्सेदारी देश की जीडीपी में ऑटो उपकरण के उद्योग का है, और 200 अरब डॉलर का हो जाएगा ऑटो उपकरण उद्योग 2026 में, और 19 अरब डॉलर के ऑटो उपकरणों का होता है निर्यात। और देखिए, साथ ही साथ 50 लाख लोग कार्यरत थे इस उद्योग में वित्त वर्ष 2021 के अनुसार। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र बना देता है खुद को इन आंकड़ों के आधार पर। तो आंकड़ों को अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, और इस पर मैं एक वीडियो कवर करूंगा आने वाले समय में बजट के बाद, क्योंकि इस पर बहुत विस्तृत कुछ चर्चाएं होंगी बजट में। मैं जहाँ तक आकलन कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। 1 महीने का बात है, तब तक हम लोग वेट करेंगे। देखिए, एक आंकड़ा और आता है, विश्व में हर 8वां व्यक्ति गांव देश छोड़ने पर विवश है। तो गांव विवश WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO, उसका एक रिपोर्ट आया जिसके अनुसार यह बताया गया है कि 28.1 करोड़ लोग दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर है, जबकि बाकी अपने देश में ही कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो प्रवास का जीवन जीने के लिए मजबूर है। और यह बैठ कहाँ हुआ है, ढाका में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में WHO के द्वारा कहा गया है। तो इसके लिए क्या क्या समस्या बताई गई, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता, टकराव, व्यापार और बढ़ावा, बढ़ती आबादी कारण यह ट्रेंड बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक ना, कि क्यों ऐसे प्रवास की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। और इसके अतिरिक्त देखिए कुछ और डाटा भी आपको है। जो महानिदेशक है WHO के महानिदेशक टेसोस घेब्रेयेसस, तो आप ये बताइए कि ये महानिदेशक किस देश से जुड़े हुए, किस देश के निवासी हैं। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद यह बोलते हैं कि प्रवास और विस्थापन से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल हद तक सही है। और शारीरिक एवं सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता, वित्तीय समस्याओं का भेदभाव कारण कई बार उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ समस्या यह है ना कि जब प्रवास हम लोग करते हैं या अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो क्या होता है कि समस्या बहुत हो जाता है। एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, एक दूसरा वित्तीय समस्या होती है, तीसरा सांस्कृतिक समस्या होती है, चौथा रोजगार की समस्या होती है। और यह कहीं ना कहीं क्या कारण है, अंतरिम बोझ को डेवलप करता है किसी देश के। तो यह हर 8वां व्यक्ति जो गांव देश छोड़ने को विवश है, उसके संबंध में WHO का जो आंकड़ा है वो आप लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो एनालिसिस था आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, और कल हम लोग फिर नए एक एनालिसिस के साथ आएंगे। आपको देखिए एक न्यूज़ पहला ही पेपर में था, छूट गया था, मैं उसे कवर कर देता, ये मिस हो गया। देखिए गायकवाड़ जो है, ऋतुज गायकवाड़ एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ये पीटी फैक्ट में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग कवर के लिए 1 ओवर में 7 छक्का मारे हैं, एक 9 बॉल पर भी छक्का इन्होंने जड़ दिया है, तो कुल 7 छक्का जड़े हैं। उससे पहले इस लिस्ट में ओवर सर्वाधिक छक्का किनका है, यह भी आप लोग को देख लेना है। ये सब आंकड़े हैं ना, आपको पीटी फैक्ट में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आपको ये भी मारे हैं, जो युवराज सिंह थे उनके द्वारा भी मारा गया था छक्का। तो ये सब पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछ सकता है, इसे कवर कर लेना है। चलिए इतना ही आज के न्यूज एनालिसिस में, कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग को क्या करना है, युक्ति IAS का ऐप डाउनलोड कर लेना है और उस पर रजिस्टर होकर चीज़ों को देखना है। दूसरा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर दीजिए, और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव वो भी दे सकते हैं। और युक्ति IAS का सपोर्ट बनाए रखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। कुछ स्टूडेंट आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर हमारा युक्ति IAS का लिंक शेयर करें, उसको उनको धन्यवाद। बाकी जो नहीं करे प्लीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।